यहाँ से शुरू होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का डे 2। अब इस डे 2 में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ही करेंगे जो हमारे डे 1 में छूट गए थे। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो करने में हमें 2-3 क्लास तो लगेगी, तो इसीलिए अभी हम ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज डे 2 में जो हम शुरुआत करेंगे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे। इसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं। ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को रेगुलेट करती है। इसके मेन फंक्शंस क्या है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना, अगर कहीं कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे तो उनको सोल्व करना, अगर किसी देश ने किसी दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगा दिया है तो उसको रिड्यूस करना, और कोई एग्रीमेंट्स हो रखे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करना। अगर कंट्रीज में कोई भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है तो WTO उसका डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेगा। ठीक, अब ये शॉर्ट डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कंट्री ए है, कंट्री बी है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, इसने अपने रूल्स के हिसाब से डिसीजन दे दिया। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जितनी भी ट्रेड होती है उनके डिस्प्यूट सोल्व करता है, जितनी भी ट्रेड्स होती है उनका ध्यान रखता है। बस, अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। वर्ल्ड बैंक क्या है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देने वाली बैंक है, लंबे समय तक के लिए ये बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है, यही है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मेन पर्पस क्या है कि पॉवर्टी को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, एजुकेशन हेल्थ प्रोजेक्ट्स लाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही है मेन फोकस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना। ठीक, ये डायग्राम है, डायग्राम में कुछ नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज है, वर्ल्ड बैंक लोन देगी और रोड्स, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अब आते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पर, जिसको शॉर्ट में IMF बोलते हैं। ये क्या करता है? ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ये कहाँ देखा, ये किसका ऑर्गन है? ये वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था ना 1945 में, ये उसी का एक ऑर्गन मान सकते हो। मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया, लेकिन उसके जो काम है उनको पूरे करने के लिए कुछ उसके ऑर्गन्स भी चाहिए ना, तो ऑर्गन्स में से ये एक है। ठीक है, तो इसका मेन वर्क क्या है कि BOP क्राइसिस में हेल्प करता है, इमरजेंसी लॉस देता है। ये दो काम इसने कर दिए, लेकिन इसका जो मेन काम है ना, वो आप ये समझ सकते हो कि जब किसी कंट्री अगर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है कोई कंट्री, तो उस समय ये लोन देता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है। ये इतना सा डिफरेंस आप इन दोनों में समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो डायग्राम में इकोनॉमिक क्राइसिस, तो IMF ने लोन दे दिया और उसकी करेंसी स्टेबल हो गई, जिस कंट्री ये भी स्टेबल नहीं चल रही थी। ठीक है, ये बॉडीज हो गई। अभी तक हमने 3 बॉडीज देख ली, अब फोर्थ पे आते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी समिट है। अब इसमें क्या है कि कंट्रीज यहाँ मिलती है डिस्कस करने के लिए कि कैसे जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिक्योर किया जा सके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का फोकस करेंगे? लगभग बातों का पता तो हमें तभी लग जाता है जब जो मेन नाम लिखा होता है ना, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी समिट, मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी पर ही बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसको कैसे लेके चलना है, इसको कैसे सिक्योर करना है, यही चीज़ होगी। फोकस एरियाज हमें पता ही है कि इससे मिलते जुलते ही होंगे। अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें यही बात होगी कि कैसे हम कार्बन एनर्जी को लो कर सकते हैं और कैसे एनर्जी की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का क्या सोल्यूशन रखे, सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैसे बनाए, यही है बस। देखो, जैसे हाई एनर्जी डिमांड है, न्यूक्लियर पावर, लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि अगर हाई एनर्जी डिमांड है तो न्यूक्लियर पावर यूज होगा और फिर उससे लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक, तो अब तक हमने क्या देख लिया? हमने अभी तक 4 बॉडीज देखी है। अब हम पांचवी पर आते हैं। ये पांचवी बॉडी है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड समिट होती है 2025 में। ये कहाँ होती है ये आपको कमेंट में लिखना है, और अभी एक 2026 में भी हुई है, वो भी आपको बताना है कि कहाँ हुई है। तो ये कहाँ होती है ये आपको कमेंट्स में लिखना है। 2025 की इंपॉर्टेंट समिट है। ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख ही रहे हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स से 2025 में क्वेश्चन भी आया था। उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज ग्रुप होते हैं। ये कैसे? इसमें कौन से मेंबर हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर है इसमें। ये जैसे बी है ना, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज है ब्रिक्स में। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसका नाम से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ते रहोगे तो पता भी चलता रहेगा। जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जैसे वही कंट्रीज़ है जो अभी इमर्ज कर रही है ना बड़ा बनने के लिए, तो वो 7 इकोनॉमिक कोऑपरेशन से चल रही है, जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर,
जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 10 कंट्रीज है। इसका गोल क्या होगा? रीजनल स्टेबिलिटी बनाना, और कोई सामान ले दे रहे हैं तो उसमें कोऑपरेशन बनाए रखना, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये एशियन भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, तो ये स्टेबिलिटी के लिए ही है, इतना मानो। अब सार्क क्या है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया कोऑपरेशन ग्रुप है। ये साउथ एशिया का ग्रुप है। देखो ये आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है ना, जो ये रेड रेड से लाइन दिख रही है ना, ये साउथ एशिया, ये कंट्रीज है इसमें ज़्यादातर। तो इसका फोकस क्या रहेगा? ये रीजनल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। ये जो बॉडीज है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, कौन से रीजन से रिलेटेड है, इनका एम क्या है, बस यही। ये सार्क भी देख लिया, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या करा कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके एक अलग ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये हम मान सकते हैं इसका। स्ट्रेटेजिक ग्रुप है इंडो पैसिफिक में। इसका पर्पस क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मेरीटाइम सिक्योरिटी। और ये साथ क्यों हुए? ये चाइना को बैलेंस करने के लिए साथ हुए, ठीक है। ये डायग्राम तो क्या ही, इसमें कुछ नहीं है। बिम्स्टेक, इससे भी क्वेश्चन आया था 2025 के यूपीएससी के पेपर में। तो अब ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में। इसका फोकस क्या है? फोकस यही रहेगा हर जगह लगभग। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं ना, कुछ बनाते हैं ना मिलकर, तो उनका एम यही रहता है कि कोऑपरेशन बढ़ा दे, कनेक्टिविटी बढ़ा दे, और मतलब सबको फायदा हो जिससे, ऐसा ही रहता है। तो सार्क क्या है? सार्क अल्टरनेटिव कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, अगर इसकी जगह उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सार्क देखा ना, अभी जो भी जैसे जिन कंट्री से ये रिलेटेड है, बिम्स्टिक भी लगभग वैसे ही रिलेटेड है। तो अब ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का एक कोई ग्रुप बनाया हुआ है सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए। न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजीज कायम है। अब आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये क्या काम करती है? फंडिंग ही करती है। बैंक है मतलब फंडिंग कर रही है। ये इंडिया इससे मेजर बोरोवरों में से एक है, ठीक है। ये बैंकों का आपको बॉडीज का नाम याद रखना है, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से रिलेटेड है और ये काम करता है, ये कंट्रीज इसमें है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए।